नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त है प्राइम डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा मिशन राजस्थान, बीजेपी का अल्पसंख्यक प्लान। जी हां, महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक प्लान बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें, आगामी चुनावों में अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत प्रदेश समेत देश भर में अल्पसंख्यकों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे ने इसके लिए राजस्थान के हुसैन खान को राष्ट्रीय प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। राजस्थान में 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है, निर्णायक होते हैं ये। बीजेपी ने ऐसी सीटों के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। बीजेपी केंद्रीय योजनाओं से अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश करेगी। वहीं अल्पसंख्यक पसमानदा समाज सम्मेलन, महिला सम्मेलन, सूफी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी बीजेपी आयोजित करेगी। और इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, जब तक बीजेपी देश के मुद्दों की चर्चा नहीं करेगी तो संघर्ष ही करती रहेगी। इसी मुद्दे पर प्राइम डिबेट होगी। पहले रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी का अल्पसंख्यक प्लान, 30 सीटों की पहचान, केंद्र की योजनाओं के दम पर लुभाने का प्लान। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से उसको वंचित किया होगा, नहीं, सबसे ज्यादा फायदा मिला तो अल्पसंख्यक समाज को ही मिला है। चुनावों में अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने की कवायद। पसमानदा समाज, महिला और सूफी सम्मेलन जैसे होंगे कार्यक्रम। कांग्रेस ने कहा, देश के मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं करेगी तो करती रहेगी संघर्ष। देश के मुद्दों पे जब तक चर्चा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद और अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहेगी। मिशन राजस्थान, बीजेपी का अल्पसंख्यक प्लान। तो ये बीजेपी का अल्पसंख्यक प्लान धरातल पर कितना कारगर साबित होगा, ये अब आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से गंभीर इस पर नजर आ रही है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में इस प्लान के तहत वो आगे बढ़ेगी। चर्चा करने के 4 खास मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। परिचय कराता हूं एक एक करके। हुसैन खान साहब, राष्ट्रीय प्रभारी हैं बीजेपी अल्पसंख्यक महाजन संपर्क अभियान के। स्वागत आपका। आर तिवारी जी हैं कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा हमारे साथ सैयद साहिब आलम साहब हैं, अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहले रैपिड फायर राउंड से हम शुरुआत करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस, आप दोनों से ही एक एक करके 3 सवाल मैं पूछूंगा और आपसे उसके हां या ना में जवाब मांगूंगा आपकी सुविधा के लिए। वैसे राजस्थान पूरा आपको देख सुन रहा है, आप उस सवाल के जवाब में नो कमेंट्स भी कह सकते हैं। पहला सवाल खान साहब, बीजेपी से आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो बीजेपी का यह अल्पसंख्यक प्लान है खासतौर पर मुसलमान तबके का आर्थिक और सामाजिक रूप से इससे कुछ भला होगा, हां या ना? देखें, हां या ना? हां या ना? मैं करूंगा डिबेट करूंगा, चर्चा करूंगा। हां या ना? यस। तिवारी जी, हां या ना? ना। खान साहब, ये बताएं कि क्या चुनावों के मद्देनजर ये प्लान तैयार किया गया है, हां या ना? ऐसा नहीं है। बताइए तिवारी साहब। हां। खान साहब, तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक मुसलमान वोट देंगे बीजेपी को विधानसभा लोकसभा चुनाव में, हां या ना? निश्चित रूप से। तिवारी जी? ना। बताएं साहब। खान साहब बताइए, अब जवाब दीजिए, ये क्या प्लान है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखें, वैसे तो अल्पसंख्यक मोर्चा का सतत काम है। हम सतत रूप से लगातार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है और करीब करीब 300 योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की, उन सभी योजनाओं का 30 से 35% फायदा अगर मिला तो वो समाज है अल्पसंख्यक समाज। मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर में करीब करीब 17% अल्पसंख्यक है, लेकिन फायदा 30 से 35%, यानी आपकी जनसंख्या के अनुपात को देखें तो उससे डबल फायदा। और मैं ये कहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी को पहले पिछले समय में अल्पसंख्यक समाज ने कम वोट दिए होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत था सबका साथ सबका विश्वास, इसके तहत इन्होंने लगातार चाहे वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं या कितने % दिए, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि
भारत का जितना भी नीचे से लेकर के ऊपर तक का तबका है, सब के लिए विकास कार्य है और सब तक विकास कार्य पहुंचने चाहिए। हुसैन मैं खान, आपको वोट तो बताता तब हूं, मिलेंगे ना साहब, अगर- हुसैन खान जी, वोट तो तब मिलेंगे जब आप मुसलमान अल्पसंख्यक तबके से उम्मीदवार बनाएंगे, प्रत्याशी बनाएंगे। आप तो बनाते ही नहीं है। सबका देखें, साथ, ऐसा है। सबका विश्वास, आप लगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तमाम बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी कितने दी आपने? देखो ऐसा है, अल्पसंख्यक समाज को आज अगर आवश्यकता है ना किसी की, हाँ। वो है आर्थिक रूप से मजबूत होने की, शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने की, और इस देश के अंदर में मान सम्मान से रहकर जीने की। और वो पूरा का पूरा अगर मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिससे अल्पसंख्यक समाज को मिला है। क्या आप प्लान है देखिए ये ना, आपका? बताइए कोरोना इसके का- बारे में। क्या तैयारी है, देखो, क्या ऐसा कार्यक्रम है? देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं आज तक प्रारंभ की है, सबसे ज्यादा फायदा अल्पसंख्यक समाज को पहुंचा है। उसमें हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे शौचालयों का निर्माण हुआ 11 करोड़ से ज्यादा, 3.9 करोड़ शौचालय बने तो वो अल्पसंख्यक समाज की बस्तियों में बने। कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं देखा कि कौन सी बस्ती से कितने वोट मिले, कौन सी बस्ती से कम वोट मिले। और वो ही नहीं है, अगर हम देखेंगे रसोई गैस कनेक्शन 9 करोड़ से ज्यादा वितरण हुआ। और मैं हुसैन खान साहब आपसे पूछ रहा हूं, ये आगे का प्लान क्या है? आप मेरे को पुराना इतिहास बता रहे हैं। हमारा ये प्लान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 9 साल की योजनाओं के दौरान अल्पसंख्यक समाज के सभी तबकों को जो फायदा हुआ है, उन सभी फायदों को नीचे प्रदेश से, जिले से, मंडल से, वार्ड से बूथ स्तर तक हम लेकर के जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि ये जो पार्टियां हैं ना, जो छोटी छोटी पार्टियां जो स्टेट वाइज है आज भारत के अंदर में, आज भारत में आप देखें तो नेशनल पार्टी अगर कोई बची है तो एक भारतीय जनता पार्टी बची है। बाकी ये कांग्रेस थी, वो भी एक स्टेट की पार्टी बनकर के रह गई है। अब हम आप रुके आ रहा हूं तिवारी जी, आ रहा हूं। चूहे खाकर के जो लोग सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते, तिवारी जी आ रहा हूं ना, तिवारी जी थोड़ा धैर्य रखिए। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी नहीं रखते। तिवारी जी धैर्य रखिए, एक मिनट तिवारी जी धैर्य रखिए। समाज को आजादी के बाद में जिस तरीके से पीछे धकेला है, आर तिवारी जी प्लीज, मेरा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपके पास जब आऊंगा तो आपने जवाब दीजिएगा। तिवारी जी प्लीज। कोई आधार नहीं। क्या बात करते हो? आपने अल्पसंख्यक समाज को केवल ठगने का काम किया है। आर तिवारी जी प्लीज, मैं आपसे कहूंगा एक मिनट मेरे को सवाल करने दीजिए। मैं आपके पास जब आऊंगा प्लीज आप जवाब दे दीजिएगा। खान साहब मेरा सवाल यह है कि क्या, खान साहब इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या हिजाब, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, अजान, ये मुद्दे छोड़ रहे हैं क्या आप? सच्चाई अगर कोई बोलता है तो बीच में टोकने का काम करते हैं। आप इसमें बहुत होशियार लोग हैं। आपने आज तक यही काम किया है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितनी भी योजना, आर तिवारी जी मेरे को पता है कि आपके कानों तक मेरी आवाज जा रही होगी, आपको मेरा सवाल भी मिल रहा होगा, आपको मेरी बात भी सुनाई दे रही होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्लीज चुप हो जाए, नहीं तो मेरे को आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। पहले मैं खान साहब से जवाब लूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। प्लीज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब, अजान, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, हिजाब, क्या ये सारे मुद्दे भी बीजेपी अब छोड़ देगी? मैं समान नागरिक संहिता की तो बात ही नहीं कर रहा। पूछें, आप क्या पूछ रहे हैं? सॉरी। समान नागरिक संहिता, हिजाब, अजान, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, क्या ये सब मसले छोड़ देंगे आप? देखें, आज अगर भारत के अंदर में अल्पसंख्यक समाज को अगर जरूरत है ना, तो रोजगार की जरूरत है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। आप देखें ना, जब प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली थी 1 करोड़ 20 लाख उच्च शिक्षा में थे, और आज जब हम अकाउंट करते हैं तो 1 करोड़ 70 लाख। तो ये बात आप मान रहे हैं कि जिस चीज की शिक्षा की, रोजगार की जरूरत है, जिन सवालों को मैंने पूछा उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, ये बात आप मान रहे हैं। लेकिन इन जरूरतों को जो सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं, आप इसको बंद कर देंगे मुद्दों को उठाना, इसका जवाब देना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। आर तिवारी साहब आपके पास आऊंगा।
हमारे देश में जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और अब बीजेपी का यह कहना है कि सबका साथ सबका विकास विश्वास के नारे के साथ सबसे ज्यादा भला अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का हो रहा है, और आगे जागरूक करेंगे राजनीतिक दलों के रविंद्र, मैं खिलाफ। कह रहा हूं, देश में राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने, तो सरकारों ने बनाया। राजनीति में देश की आजादी के बाद में अगर राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से बनाया तो देश में कांग्रेस ने बनाया। ये आप किसको बनाया? एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी तिवारी जी, पार्टी के लोग। अब खान साहब आप नहीं बोलेंगे, खान साहब अब आप नहीं बोलेंगे, मैं आवाज डाउन कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, खान साहब एक मिनट आप शांत रहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता तिवारी जी, पार्टी मुझे वाले बताएं, जिस एक मिनट प्रकार तिवारी से जी। अल्पसंख्यकों के साथ में जो तिवारी जी, कौन से करते हैं, वो राष्ट्रपति पूरा बनाए देश आपने? एक जानता बार है। बताएंगे तिवारी जी, कौन से राष्ट्रपति आपने बनाए? अरे जाकिर हुसैन नहीं बने थे देश के राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली खान नहीं बने थे बहुत देश के बढ़िया। राष्ट्रपति, ठीक है। देश के मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री। ये बताएं कि फिर जब एपीजे अब्दुल कलाम जब बने थे तो उनको समर्थन क्यों नहीं दिया था? अगली बार जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तब उनका समर्थन क्यों नहीं किया था? एक मिनट इसका जवाब दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे तो कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया था, और जब दोबारा उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तब कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया था? क्योंकि बीजेपी उनको बना रही थी। साथ में दफन हो गई। रविंद्र भाई, जैसे देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी 2013 के साथ में पूछेंगे, वो बात का जवाब ये नहीं देंगे। जनता ये बात पार्टी को आपने दे दिया था खान साहब जवाब, आपने दे दिया था जवाब, वो दे देंगे। मोदी पार्टी है जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ में जो हो रहा है पूरा देश और दुनिया जानती है। ये हुसैन भाई जैसों को लगता है पद्मश्री मिलने वाली है। राजस्थान में एक विधायक मुसलमान को नहीं लड़ाते हैं। देश में लोकसभा में कई चुनाव की राजनीति में आपने इस देश के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के अंदर आप अरे जब आजादी के टाइम में, आजादी के टाइम में वो महलों में रहते थे, आपने उनको कच्ची बस्तियों में धकेला। आप दोनों जो ना 8:30 बजे के बाद दोनों आपस में बात कर लीजिएगा, आपस में बात कर लीजिएगा, अभी मेरे से बात कर लें आप नहीं कर रहे तो मैं फिर ठीक है सैयद साहिब आलम साहब के पास जाऊंगा। आलम साहब, सवाल आपसे, आवाज आप तक पहुंच रही है। ये बताएं कि जो बीजेपी का प्लान है और ये जो जितनी भी बातें हुसैन खान साहब ने कही, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सर, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा का अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं इस भारत देश का एक आम नागरिक भी हूं, और मेरा जो मुतालबा है वो दोनों ही हुकूमती पार्टियों से है, क्योंकि दोनों ही इख्तिदार में रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आप कहते हैं कि बीजेपी का अल्पसंख्यक प्लान क्या है, मैं कहता हूं कि फिर कल एक प्रोजेक्ट आएगा कि अब कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्लान क्या है। प्लान तो ये चाहे कितने भी ले आए, लेकिन फिर भी जनता इनसे ये सवाल पूछेगी कि पहलू खान से लेकर के अखलाक तक, जुनैद से लेकर तबरेज अंसारी तक, अजान से लेकर हिजाब तक, और 3 तलाक से लेके सीए, एनआरसी बिल, शाहीन बाग, दुनिया भर के जो भी फसादात रहे हैं आज की तारीख में इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क की सूरत हाल हमसे और आपसे पोशीदा नहीं है, तो उसके सवाल कौन देगा? फिर वो पार्टी कहती है कि इस पार्टी से पूछो, ये पार्टी कहती है उस पार्टी से पूछो, तो जनता अपने आप को केवल मूक दर्शक समझ रही है। आलम साहब, शाहबानो मामले का भी जिक्र कर लीजिए, सिर्फ इसी सरकार का जिक्र मत कीजिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो दोनों, आपने कहा ना राब्ता आपका दोनों ही पार्टियों से है, शाहबानो मामले का भी आपको जिक्र करना चाहिए। फिर शाहबानो का मामला हो, निर्भया हत्याकांड हो, अंजलि तिवारी हो, या ऐसे गौरी लंकेश को गोली मारी गई हो, ऐसे सैकड़ों कांड हो। मुद्दा यह नहीं कि मैं कांड गिनाता फिरूं, मुद्दा यह है कि अल्पसंख्यक समाज को क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता। जिस वक्त के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक बहुत बड़ा माहौल बनाया गया था कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जब पूर्ण रूप से बहुमत में थे, तब यह एक सच्चर समिति की रिपोर्ट आई थी कि देश में मुसलमानों के हालात आज दलितों से बदतर है। तो कहां गई वो सच्चर समिति, कहां गई सिफारिशें लागू क्यों नहीं की? आप दीजिए आर तिवारी साहब जवाब। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। बताइए इसका जवाब दीजिए। सच्चर कमेटी की सिफारिशें क्यों लागू नहीं हुई? क्यों नहीं साइमन कमीशन की बात करते आप लोग? क्यों नहीं मिश्रा कमीशन की बात करते? क्यों नहीं सच्चर समिति की बात करते? सिर्फ चुनावी बातें, चुनावी माहौल, पार्टी। और तिवारी जी आप भी जवाब दीजिए। ठीक है आलम साहब, एक मिनट जवाब दोनों ही दलों से ले लेता हूं। बीजेपी ने क्यों इसको लागू नहीं किया, और इससे पहले कांग्रेस ने जिन्होंने इस कमेटी को गठित किया था उसने क्यों लागू नहीं किया? बताएं तिवारी साहब। ये कौन से मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के अवतार लेकर गए देश में सीधे स्टूडियो में?
मैंने कहीं इनका संघर्ष नहीं देखा। मुसलमान कौम आप के सवाल लिए, सुनिए ना उनकी इनका, आप बहबूदी सवाल के लिए सुनिए इनका इनका, कोई काम आप नहीं सवाल, देखा। ये आम नागरिक है देश के, सवाल सुनिए ना आप इनका। सवाल में कुछ गलती कमी है तो आप बताइए, उसमें जवाब दीजिए। बोल दीजिए नहीं देना मेरे को जवाब। आलम भाई 2014 के बाद में आलम भाई जो हालात देश में अल्पसंख्यकों के साथ में, और मैं पहले कह रहा हूँ ये भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पे केवल मुसलमान नहीं आते हैं, इसमें सिख भी आते हैं, इसमें ईसाई भी आते हैं, इसमें बौद्ध भी आते हैं। हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये बताए ना सच्चर कमेटी की सिफारिशों को कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं करवाया था यूपीए सरकार ने? अगर इतनी फिक्रमंद आप हैं अभी। ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुसलमानों का। खान साहब मैं जवाब आपसे लूंगा, अब चलिए अब आप जवाब दे दीजिए। अब आपकी सरकार पिछले 9 सालों से, आप कर दीजिए उनको लागू। आपको नई जिम्मेदारी मिली है, अध्यक्ष बना दिया है आपको अल्पसंख्यक महाजनसंपर्क अभियान का। आप रखिए ना मांग कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करें भाई। देखिए खान साहब मैं आर तिवारी साहब से ये कहना चाहूंगा, हुसैन साहब से भी कहना चाहूंगा, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। एक बात, दूसरी बात ये, मैंने ये कहा, सुनिए, मैंने कहा मैं राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा का अध्यक्ष हूं। अरे एक मिनट तिवारी जी, ठीक है, बहस इस बारे में नहीं है कि आलम साहब, बहस इस चीज की नहीं है कि आलम साहब किस पद पर हैं। एक मिनट, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते दोनों पार्टियों से सवाल पूछ रहा हूं। मैं मुसलमान महासभा मैं तो का कुछ भी अध्यक्ष कहूं, हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? तिवारी ये देखिए दिक्कत है आप लोगों के साथ, तिवारी ये दिक्कत है, सवाल पूछने वाले के ऊपर आप सवाल खड़े कर देते हैं, जवाब आपसे बनता नहीं है, जवाब आप देना नहीं चाहते। एक मिनट, ये तिवारी जी का एक बार ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज। आरा तिवारी का ऑडियो एक बार डाउन कीजिएगा। तिवारी जी मैं अभी आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। खान साहब इसका जवाब मेरे को दीजिए जरा, पहले आप जवाब दीजिए खान साहब। ये 9 साल आपकी सरकार को हो गए, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं होनी चाहिए क्या? यहां तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये क्या है इनका तरीका बात करने का? आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो आप ये पात्रा वाला गेम क्यों खेलने लग जाते हो? एक मिनट आलम से बोलना, चीजों को सुनना, ठीक है आलम क्या साहब, तरीका है? आलम साहब खान साहब से पूछ रहा हूं मैं जवाब। एक मिनट खान साहब जवाब दीजिए भाई, इसका सिफारिशें लागू नहीं होनी चाहिए? सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू क्यों नहीं करवा पा रहे आप? 9 साल से सरकार आपकी है। देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने हाँ। जब से इस देश की कमान संभाली है पिछले 2014 के बाद, उसके पहले नहीं थी क्या? आप सुनिए, आप सुनने की ताकत नहीं रखते। ये गलत कर रहे हैं आप तिवारी जी, आप गलत कर रहे हैं। भटकाने का काम किया, सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है आपकी। आप प्रत्येक विषय को भटकाने का काम करते हैं। अरे भैया आपको खान साहब आप एकदम सीधा पॉइंट पर आते हो, बताइए भैया सिफारिश कब लागू कर रहे हैं? एकदम पॉइंट पे आइए। विषय होगा उसको भटका दो, उसको भटका दो। जब से देश आजाद हुआ है आपने इस देश की कमान संभाली है। आप मत भटकाओ ना, आप मत भटकाओ हमको। भारत के नागरिकों को भटकाने का काम। खान साहब आप मत भटकाइए, जल्दी बताइए, दे रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं? आप बताइए, आप सुने मेरी बात है। मैं ये कहता हूं कि जब से इस देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभाली है, तब से चाहे शिक्षा का स्तर देख लीजिए, अल्पसंख्यक समाज का लगातार बढ़ा है। जब अरे ये मेरे को निबंध मत सुनाइए सर पढ़कर, मुझे ये बताइए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो कब लागू होंगी? अब आप भी घुमा रहे हैं गोल गोल। प्रधानमंत्री जी का मकसद है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो दलित है और चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग है, सभी का स्तर शिक्षा में बढ़े, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और सबको इस देश में समान बस दे दिया जवाब, पता चल गया। आशुतोष रावत जी, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व एक बात कही जाती है, क्या बीजेपी, एक मिनट अब आप लोगों का, एक मिनट आशुतोष जी, अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व एक बात कही जाती है, क्या सॉफ्ट अल्पसंख्यक की राह पर बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या एक प्रयोग करने की कोशिश है? और ऐसा तो नहीं है कि जो आपका कोर वोटर है वो भी आपसे छिटक जाएगा, ये वोटर तो आपको पता नहीं मिले या नहीं मिले? राजस्थान के संदर्भ में 30 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती है, निर्णायक होती हैं। रविंद्र जी, यही समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास के सामने एक लंबे समय से है। वो बार बार कोशिश करती है कि मुसलमानों की तरफ जाए, लेकिन फिर उसका जो कोर वोटर है, जो उसका कैडर वोटर है, जब उसको लगता है कि उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है, तो वो फिर से वापस हिंदुत्व की तरफ आती है। कर्नाटका में हम लोगों ने देखा कि कर्नाटका के चुनावों में कांग्रेस को मुस्लिम वोट एक तरफा मिला, भारतीय जनता पार्टी को वो वोट नहीं मिला।
लेकिन अगर इसके उल्टे आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी ने कई मुसलमानों को पहली बार टिकट दिया और उनमें से कुछ लोग जीते भी। हालांकि वो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि राजस्थान में भी 10% पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी है और साथ में आपने जैसा अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों को वो प्रभावित करते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर उसकी विधानसभा का एक वोटर भी है तो वो उसको भी अपनी तरफ आकर्षित करे। इसलिए मुझे लगता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी एक सॉफ्ट मुस्लिम उसकी तरफ जाना चाहती है, बार बार वो ऐसी चीजें को आगे करना चाहती है, मुसलमान वर्ग को भी यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हाँ हम भी आपके हितैषी हैं, लेकिन कोर इश्यूज छोड़ने पड़ेंगे ना, फिर उसके लिए होल्ड पे डालने पड़ेंगे, उससे फिर आपका दूसरा वोटर नाराज हो जाएगा। मुझे वही समस्या आती है रविंद्र जी, वही मैं कह रहा हूं कि वही जब उनका कैडर वोटर है, वह कैडर वोटर जब उस चीज पर आपत्ति व्यक्त करता है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती है। आप देखिए इस चीज पर आप गौर इस तरह से करेंगे कि हम केंद्र की राजनीति में 2-3 मुस्लिम नाम भारतीय जनता पार्टी के पास थे, शहनवाज साहब थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे, लेकिन आज उनकी भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्या है? क्योंकि हुसैन खान है ना, हुसैन खान राष्ट्रीय प्रभारी बीजेपी अल्पसंख्यक महाजनसंपर्क अभियान। नहीं, अल्पसंख्यक देखिए रविंद्र जी, अल्पसंख्यक में तो अल्पसंख्यक के वर्ग से ही लोग होंगे, तो मैं हुसैन खान जी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैडर वोटर है, जो ठोस हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की बातें वो करते हैं, नॉर्थ इंडिया में उनको उसी पॉलिसी पर चलना पड़ेगा। अगर वो यहां पर सॉफ्ट मुस्लिम वाला एंगल लेकर के आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सफल आलम साहब, अगर राजस्थान की बात करें, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, अल्पसंख्यक वोटरों की बात करें, मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस यही ऑप्शन है और दोनों से आप कह रहे हैं कि हमारे भले के लिए काम नहीं किया। नहीं, तो मैंने भी आप इससे थोड़ी देर पहले मेरा मुतालबा यही तो था कि एज ए संगठन का जिम्मेदार होने के नाते और उससे बड़ी बात एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक जनता होने के नाते सवाल तो दोनों ही पार्टियों से होगा, लेकिन अगर मजबूरी का नाम इस तरह से हम लेना चाहेंगे कि एक विकल्प चुनना है, तो आज की तारीख में बहुत सारे विकल्प राजस्थान की जनता को मिल चुके हैं और उनके पास में नोटा भी है और अदर्स पार्टियां भी हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक मोर्चे के नाम पे या प्रकोष्ठ के नाम पे ये जो एक सर्वेंट क्वार्टर चल रहा है ना, कि एक तरफा रखा जाए, जब जरूरत हो उस वक्त दरी, पट्टी, कुर्सी, आज मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा समय मेरे पास इतना ही था। खान साहब, तिवारी साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करना चाहूंगा। रावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलम साहब, आपका भी धन्यवाद। तो उम्मीद तो हर कोई यही कर रहा है या कोशिश जताने की तो यही हो रही है कि अल्पसंख्यक के सबसे बड़े हिमायती हम हैं, लेकिन इस तबके के, इस वर्ग के हिमायती होने का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप इन्हें अभी तक इनके लिए क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं, इसको लेकर भी आपको गंभीरता के साथ बातों को सामने रखना होगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना।